तो पहला सवाल मैं ले रहा हूँ आयुष को माइक दे दो एक बार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी क्लास होती है और क्लास के बाद जो मेजरली टाइम होता है वो चला जाता है क्लास के इलस्ट्रेशंस को रीट्राई करने में, उसके नोट्स को बनाने में, क्योंकि क्लास के साथ साथ नोट्स तो बना नहीं पाते, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? क्लास के साथ साथ में तुम नोट्स नहीं बना पाते हो, तो देखो क्लास के साथ साथ आपको अपनी स्पीड थोड़ी मैच करनी पड़ेगी टीचर्स के साथ। लेकिन इस सवाल का जवाब ना मैं चाहता हूं कि जो हमारे पिछले साल के प्रयास के बच्चे हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, जो आईआईटी में गए हुए हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे आप नोट्स कैसे बनाते थे। हाँ, आप खड़े हो जाओ, वहीं पे आप आंसर कर दो, माइक दे दो। मेरा नाम कुणाल साहू है, मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ और केमिकल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच है। मैंने ये किया था कि मतलब मैं ज़्यादातर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था, तो पॉज करके जो मेन लिखना था वो लिख दिया, देन उसको स्पीड अप करके जो मैंने लिख लिया, फिर सर जो बोल रहे हैं फिर उसको मतलब सुन के स्पीड करके देन इलस्ट्रेशन पे डायरेक्ट आ जाता था। बीच में मैं पॉज करके नोट करता था मेनली। तो क्लास ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टीचर बोल रहे होते हैं, उनको लिखना बहुत जरूरी होता है। वही तो आप भी ये कर सकते हो कि पॉज कर लिया, जो लिखा हुआ उसको लिख लिया, फिर आगे बढ़ गए, क्योंकि आपको थोड़ा स्पीड को मैच करना पड़ेगा, टीचर्स के साथ ही चलना पड़ेगा। क्योंकि आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो, लेकिन यूजुअली लाइव प्रेफर इसलिए करते हैं ताकि आपका एक शेड्यूल बना रहे। तो लाइव के साथ सिंक होना है, तो इसकी स्ट्रेटजी मुझे ज्यादा बेटर लग रही है कि पॉज करके नोट कर लिया और फिर तुम आगे बढ़ गए। ऐसा भी होता है कि जो बच्चा ड्रॉप करता है ना, उसका कुछ नोट्स पहले से बना हुआ भी होना होता है। अगर वो सीरियसली इसने प्रिपेयर किया है 11th 12th में, एक स्ट्रेटजी वो ये भी काम में ले सकता है कि उन्हीं नोट्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर ले, एडिशन कर ले। क्लास में ऐसा भी होता है, कई बार बच्चा ये करता है, वो ये सोचता है कि मैं कुछ भी क्लास में नोट्स नहीं बनाऊंगा, क्लास के बाद बनाऊंगा। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि जितना बना पाए उतना क्लास में बना, चाहे तो 60% बना रहा है, 70% बना, जितना भी बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के बाद जो बच गया सिर्फ वो लिख ले। तो ये स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है। अलग से टाइम नहीं देना है कि प्रॉपर नोट्स बनाने की तुम 1 घंटा अलग से लगा रहे हो, क्योंकि बाद में तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है ना। अगर सारा टाइम तुम नोट्स बनाने में लगा दोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे? तो बेटर है कि जैसा सर ने बताया अपने एग्जिस्टिंग नोट्स को यूज करो, या अगर नहीं भी एग्जिस्टिंग नोट तो कई चीजें बहुत बेसिक होती है ना, वो चीज तुम्हें आती है, वो चीज छोड़ दो, उनको मत लिखो। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। नेक्स्ट है अर्जुन का कुछ सवाल है। सर मेरा ये डाउट था कि मॉड्यूल्स एंड डीपीपी एंड होमवर्क को एक ही दिन में कैसे जो रेगुलर मिलते हैं उन्हें कैसे हम मैनेज करें? सर इनका ये सवाल है कि डीपीपी मॉड्यूल और होमवर्क को किस तरीके से मैनेज किया जाए। क्लास तो हो रही है, क्लास के साथ क्लास के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। सर आप बताइए। बिल्कुल हाँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा है जो ऑलमोस्ट हर साल हर बच्चे की ही रहती है प्रॉब्लम, कि डीपीपी और मॉड्यूल को कैसे मैनेज किया जाए। एक्चुअल में रियलिटी ये है कि इनका क्वेश्चन ये है कि होमवर्क कैसे कंप्लीट किया जाए, जो हमें डीपीपी मिलती है, और मॉड्यूल से जो हमें होमवर्क मिलता है वो कैसे कंप्लीट किया जाए एक दिन में, क्योंकि सर नेक्स्ट डे फिर से होमवर्क मिल जाएगा, नेक्स्ट डे फिर डीपीपी मिल जाएगी। बच्चे क्वेश्चन को लेके सर इमोशनल हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं और वो उनसे मान लो हो नहीं रहा है, उसी के जैसा सर ने क्लास में कुछ बताया है, फिर भी उनसे वो हो नहीं रहा है, तो वो उस पे ना बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। और जब एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो आप और वो तब भी नहीं होता, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का एक तो एंथ्रो डाउन हो जाता है, ऊपर से आप एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा, बाकी एक्सरसाइज फिर बची रह जाती है। तो इससे क्या स्लो भी हो जाता है और आगे तक का मोरल भी डाउन हो जाता है सर। फिर वो और आप ना टाइमर लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। डीपीपी हो गया, होमवर्क हो गया, सर ने जो दिया, आप एक टाइमर लगाओ। आपको लग रहा है कि मेरे को इस सवाल को सिर्फ 3 मिनट तक ट्राई करना है, इसके बाद एक बार और बाद में ट्राई करो, लेकिन पहले राउंड में आप ना 3-3 मिनट के ऐसे स्लॉट बना लो। अच्छे सवाल होते हैं 2-3 मिनट लगेगा। तरीका भी होता है बहुत, तो आप टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हो। नहीं, इसका एक तरीका भी होता है बेटा, जैसे आपने सवाल लिया ना, आप फिक्स कर लो कि बहुत ईमानदारी से पहली बार ट्राई करना है। एक बार ट्राई किया, आपने आंसर मैच किया, आंसर मैच नहीं हुआ, लेकिन आपको सही आंसर पता चल चुका है। अब दोबारा फिर पूरी ईमानदारी से ट्राई करो 2 या 3 मिनट के लिए। अगर सेकंड टाइम में आपसे वो नहीं होता है तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना है, बिना इमोशनल हुए, एकदम प्रोफेशनल तरीके से, और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करना है। 2 बार से ज्यादा ट्राई नहीं करनी। सोच लो अब ये मुझे डाउट में पूछना है। एक्चुअल में टीचर जब होमवर्क देता है उसका मतलब ये नहीं कि आपको आंसर निकाल के लाना ही है, आप उसको पूरी ईमानदारी से ट्राई करो, ये टीचर चाहता है। उसके बाद तो हम डाउट में बता ही देंगे। नीरज जी माइक दे दो नीरज को। रिवीजन की जो है वो प्रॉपर टेक्निक क्या होनी चाहिए जिससे पुराना कंसेप्ट तो रिवाइज होई और करंट भी साथ साथ चलता रहे। करंट भी साथ साथ चलता रहे और पुराना भी। इस सवाल के जवाब के लिए अगेन मैं एक और बच्चा है आईआईटी दिल्ली का, अभ्युदय, तुमने रिवाइज कैसे किया था? जो रिवीजन मैं करता था वो ऐसा होता था कि एक दिन की मेरी पूरी क्लासेस हुई, उस दिन के मेरे नोट्स बने रखे हैं, तो उस दिन के जो क्वेश्चंस टीचर्स प्रैक्टिस करने के लिए बोलते थे
उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते वक्त मोस्टली चीजें रिकॉल हो जाती थी। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जिस दिन का वर्क दिया हुआ है उसी दिन आप उसे ट्राई करें। तो इसको आप एक्टिव रिकॉल मेथड से भी रिकॉल करने का मेथड बोल सकते हैं, बस इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करने की एक चीज एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते वक्त आपको ये सोचते हैं कि क्लास में क्या पढ़ाया था नोट्स खोलने के पहले, और अगर वो दिमाग में आ जाता है इसका मतलब आपने क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। और अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप नोट्स खोल के तुरंत देखें, एक ये मेथड है। और दूसरा ये है कि मैं सर टेस्ट के पहले वाले दिन में मैक्सिमम कोशिश करता था कि जो टेस्ट का पोर्शन आ रहा है मैं उसे कवर करने की कोशिश करूं क्विकली। ऊपर से मैं नोट्स देखता था कि हेडिंग ये है, इसमें ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री स्पेशली क्योंकि क्वेश्चंस एडवांस के काफी डीप से पूछते हैं, तो एक थॉरो रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी मैं मानता हूँ, मैं खुद करता था। सही। मैथ्स में जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग अप्रोच बहुत ज्यादा अच्छे से बिल्ड होती है। उसके लिए मैंने गलती की थी कि मैं आलस कर देता था। मैं चाहूंगा कि बाकी लोग ये ना करें, क्योंकि उसी के कारण मेरी थोड़ी सच बोल रहा है बिल्कुल। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसा कि एक सर ने भी बताया कि इमोशनल हो जाता है क्वेश्चन को, वैसा मेरे साथ हो जाता था। तो अगला सवाल हर्ष का है। सर मेरे जे मेंस 25 में 98.4 परसेंटाइल आए थे एंड मुझे एडवांस क्रैक करना, मुझे अच्छी आईआईटी चाहिए, बट अभी मेरी एडवांस लाइक प्रिपरेशन थी नहीं। मैंने ड्रॉप लिया है टू गेट अ वेरी गुड आईआईटी, बट जब 1.2 पर लॉन्च हुआ था तो टीचर्स ने कहा कि आपको लेक्चर सारे देखने, लेक्चर स्किप नहीं करने। बट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे लेक्चर देखनी चाहिए या वही टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना चाहिए, बिकॉज बेसिक्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंस लेवल क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? ओम सर आप इसका आंसर करना चाहेंगे? हाँ जरूर जरूर। तो एक जागृत मनुष्य है, इतना तो पता ही चल गया है, आपका बेसिक और कोर निश्चित रूप से मजबूत है। काम करना है जितने भी जे एडवांस लेवल के सवाल हैं, लेकिन मैं अभी भी एक चीज दोहराना चाहूंगा कि जो क्लासेस चलती हैं, क्लासेस सच में करना जरूरी है। एक फ्रीक्वेंसी होती है जो मैच होती है दो टीचर्स के बीच में, ताकि हम एडवांस लेवल के जब सवाल कराएं तो वो एडवांस लेवल के सवाल भी तो उसी छोटे छोटे सवालों से मिलकर बनेंगे, कोई नया सवाल तो इजाद नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट्स बस कुल मिलाकर के वो आते हैं। तो जो क्लासेस में एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए जाएं, पहले तो वो ढंग से करना है, उसको तुम्हें और ज्यादा ध्यान देना है। बाकी लोग जितना दे रहे हैं उससे कई रिस्पेक्ट में और ज्यादा। तीसरी चीज आप ये कर सकते हो, एक मान लो एडवांस की सीट मिलती है, एडवांस की सीट पूरी लगानी है, उसको ढंग से ये देखना है कि हम कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि अब आपको एक लेक्चर चल रहा है, उसके पैरेलली आपको एडवांस लेवल की सीट्स कवर करनी है। अगला सवाल विवेक राजपूत जी पूछना चाहते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि फोकस, सर कभी कभी क्या होता है ना, क्लास चल रही है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, पर एट द एंड जब एडवांस लेवल के टॉपिक्स हम कवर करने जाते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। वो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, पर फिर वो बैक एंड में हमारे दिमाग को मतलब फोकस डिस्टर्ब कर देते हैं कि भाई अभी तो वो वाला आता ही नहीं है। अब जब वो आगे लगता है तो फिर वो ऐसा लगता है कि भाई नहीं होगा शायद। तो मेरा फोकस से रिलेटेड था कि ऐसे सिचुएशन में कैसे बनाएं। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि मेंस का क्वेश्चन हो पा रहा है, चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता है एक टाइम के बाद आगे ऐसा लगता है कि एडवांस का क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर ऐसा लगता है कि फोकस खराब हो गया और सेल्फ डाउट होने लगता है कि मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं। तो देखो एक चीज होता क्या ना, डिफरेंस समझो आप मेंस और एडवांस में। एडवांस कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ पकड़ के तुमसे पूछ लिया हो। कई बार वो क्या करता है ना, कुछ दो चार कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक ही क्वेश्चन बनाएगा। लेट से अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर उसने थर्मोडायनेमिक्स भी डाल दिया और साथ में इक्विलिब्रियम भी डाल दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि नाइट्रेशन रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी काफी फैशन में है, यूं मान लो अभी उनका ट्रेंड चल रहा है पिछले 2-3 साल से। एक्चुअली क्या होता है ना, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है कई बार, तो उसमें मोर देन वन कॉन्सेप्ट्स, मोर देन वन चैप्टर्स एक्चुअली काम में आ रहे होते हैं, और हर बार जरूरी नहीं होता कि उस बच्चे की वो तीनों चैप्टर्स इक्वली उस तरह से उसने अच्छे से सॉल्व कर रखे हो। तो फिर हो सकता है कि जहां थर्मोडायनेमिक्स लगना चाहिए वहां पर वो क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर पाता। तो बच्चे को एट द सेम टाइम ये समझना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन की वो बात कर रहा है वो मेरा कॉन्सेप्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले मैं जाऊं और उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूं, उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करूं। दूसरी चीज, अब क्योंकि जब हम एडवांस के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे तो ऑब्वियस है कि हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा क्वेश्चन टफ होगा। मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो हो सकता है 10 में से 10 ऑब्वियस नहीं होगा मेरे से, 10 में से 7 होंगे, 6 होंगे। और ये एग्जाम ऐसा ही है कि जिसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने भी नहीं है। तो आप बस ये कोशिश कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाइए कि मैं कितना सॉल्व कर पाया हूँ, ये कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन से मैं कितना सीख पाया हूँ, क्या मुझे इस क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिला, और क्या मैं वो जो सीख पाया हूँ नए क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहा हूँ। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो उसमें घबराने की जरूरत है, वो सबके साथ हो रहा होगा। जो टॉपर बच्चा भी होगा ना, वो भी 10 में से 10 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर, जिसका AR1 भी होगा उसको 100 क्वेश्चन तुमने पकड़ा दिए, गारंटी नहीं कि 100 में से 100 कर पाएगा। हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट के रहते हैं जो 100% क्लियर नहीं होते। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब मैथ्स की क्लास के बाद इलस्ट्रेशन करते हैं, स्पेशली इन मैथ्स से,
तो उस इलस्ट्रेशन में 2 घंटे निकल जाते हैं, फिर उसके होमवर्क में 2 घंटे, तो एक ही सब्जेक्ट में 5 से 6 घंटे निकल जा रहे हैं। तो कई बार तो मेरे साथ ये भी होता है कि जो मेरी 3rd क्लास रहती है वो भी छूट जाती है। तो मतलब कि जो इलस्ट्रेशन और होमवर्क का टाइम है उसको कैसे मतलब कम करें। तो बेटा पॉइंट इज कि मैथ्स तीनों में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये तो है, और सबसे ज्यादा टाइम भी उसमें लगता है। अब अगर हमने 11th में बहुत अच्छी तैयारी या थोड़ी ठीक ठाक तैयारी करी हुई है तो रिलेटिवली हमें कम टाइम लगेगा। हमारा वो लेवल नहीं था 11th 12th में, कहीं बोर्ड्स में हमारे कम रह गए या 11th में हमने उस तरह से नहीं कर पाए, तो थोड़ा नेचुरली हमें ज्यादा टाइम लगेगा मैथ्स में। बट हैविंग सेड दैट, हमें एक बेयर मिनिमम तो पहले तीनों सब्जेक्ट्स में अचीव करना है। जैसे तीनों सब्जेक्ट्स में पहले फर्स्ट एम शुड बी कि तीनों सब्जेक्ट की क्लास तो करनी है। हम ये नहीं कर सकते कि हम मैथ्स का क्लास वर्क होमवर्क निपटाने में इतना टाइम निकाल दिया कि हम एक सब्जेक्ट की क्लास ही नहीं कर पा रहे। क्लास रिवीजन करना है, क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, फिर जो टाइम होता है वो आपको इक्वली बांटना है। वो आप थोड़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्रैक्टिस में मैथ्स की तरफ, राइट। तो जैसे मान लो 2 घंटे की आपने क्लास करी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक घंटा आपने तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करा आपने नोट्स, ठीक है, 9 घंटे हो गए। अब मान लो आपके पास दिन के 4 घंटे 5 घंटे जितने भी घंटे आपके बचे, डिपेंडिंग ऑन आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, या फिर किसी दिन क्लास नहीं है उस दिन आप पे और ज्यादा टाइम बचेगा, तो आप वो टाइम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसमें मैथ्स को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि मैथ्स में बेटा ज्यादा लगेगा ही लगेगा। थोड़ा सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाओ, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। वो तो टाइम देखो जो लगना है वो लगना है, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर सब्जेक्ट। आप ये नहीं कर सकते कि सर मेरा केमिस्ट्री छूट जा रहा है और मैथ्स के चक्कर में मैं उसमें ज्यादा डेप्थ में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट की वेटेज बराबर है। वो मैथ्स का 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें देगा, वही केमिस्ट्री के मार्क्स देगा। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को बैलेंस आउट करना, क्योंकि एग्जाम में कौन सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए। हो सकता है तुमने मैथ्स बहुत डिटेल में प्रिपेयर किया बस वो बहुत डिफिकल्ट आ गया, और केमिस्ट्री तुम छोड़ के गए हो कुछ चैप्टर वो बड़े इजी आ गए, तो वो कभी नहीं करना है। तीनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस बना के जरूर रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा जो मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म जेईई एडवांस के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? मैं वो मैकेनिज्म काफी हद तक कुछ भूल जाता हूँ, या फिर जेईई एडवांस के लिए मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पाता उस मैकेनिज्म को। समझ गया। इसमें एक्चुअली पता क्या होता है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसका बेसिक ऑर्गेनिक में नहीं छिपा है, उसका बेसिक छिपा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में। अगर आपको बॉन्डिंग बहुत अच्छे से क्लियर अप्रोच पता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप जानते हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप मैकेनिज्म को याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको। सिंपल सी लैंग्वेज हम यूज करते हैं कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तक का खेल है। अगर आपने ये खेल समझ लिया इसका, तो ऑर्गेनिक में कभी भी आपको मैकेनिज्म याद नहीं करनी। हाँ, नेम रिएक्शन होती है, उनकी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होती है, वो किसी साइंटिस्ट ने बनाई है, अपना पूरा जीवन लगाया उसमें, है ना। तो उनकी कुछ सिलेक्टेड मैकेनिज्म होती है, लेकिन वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकलती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फोकस करने से पहले आप फोकस करो केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर पर, पीरियड टेबल जैसे चैप्टर पर, क्योंकि वही उसका बेसिक है, वही आधार है उसका। पहले इन चैप्टर को आप रेडी कर लो, तो ऑटोमेटिकली जब मैकेनिज्म कोई भी टीचर समझाएगा आपको एकदम सामने चलती हुई दिखेगी मैकेनिज्म कि अच्छा इसके बाद ये होना, इसके बाद ये होना, इसके बाद ये होना, ये आप खुद ही बता दोगे। ओके, थैंक यू सर।